Welcome to P. Agarwal Editorials. The first topic that we are going to discuss is India's aviation arbitration cases will still fly overseas. तो इसका मतलब इस आर्टिकल में बेसिकली हम क्या बात करना चाहते हैं कि इंडिया ने अपने लॉज चेंज किए पर लेकिन अभी भी हमारा लूप होल जो बचता है वो आर्बिट्रेशन केसेस में बचता है। आर्बिट्रेशन मतलब कि एक फॉर्मली न्यूट्रल वे से दो पार्टीज़ का डिस्प्यूट सेटलमेंट की जब बात करी जाए उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो वो अभी भी हम इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं, हमारे केसेस बाहर सिंगापुर या फिर ऐसी जगह पर हो रहे हैं। तो हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो सबसे पहले हमारे पास एक एयरक्राफ्ट एक्ट था 1934 का जो ब्रिटिश इरा के टाइम था। तो वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कंट्रोल के लिए डिज़ाइन किया गया था। उसमें कमर्शियल एविएशन का कोई सीन नहीं था। फिर जो ये आउटडेटेड लॉ था ये परसिस्ट कर रहा था फॉर डिकेड्स, क्रिएटिंग सिस्टमिक इनएफिशिएंसीज। उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या देखा कि क्या चैलेंजेस आते थे ओल्ड रेजीम में। ओल्ड रेजीम में प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। लाइसेंस राज था, लाइसेंसेस इतने अप्लाई करने पड़ते थे अगर किसी प्राइवेट सेक्टर की पार्टी को उसमें आना है। एयरलाइन की ग्रोथ इससे स्लो हो जाती थी और न्यू एंट्रीज आ नहीं पाती थी। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इनएफिशिएंट था। फिर अगर कोई डिलेज हो रहे हैं फ़्लाइट्स में या फिर किसी को रीइंबर्समेंट चाहिए या कुछ ऐसे जो इश्यूज थे वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पाते थे। देन नेक्स्ट वाज कि फिर हमारे पास आया भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। उसमें अब हमने 1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट को रिप्लेस किया मॉडर्न प्रोविजंस के साथ। लाइसेंसिंग सिंपल करी, एयर ट्रैफिक सिस्टम्स इम्प्रूव हुए, पैसेंजर राइट्स और कॉम्पनसेशन जो मैकेनिज्म्स थे वो तो स्ट्रेंथन हो गए पर लेकिन अभी भी प्रॉब्लम हमारी कहाँ रह गई थी? आर्बिट्रेशन रिफॉर्म में। मिसिंग लिंक हमारा आर्बिट्रेशन रिफॉर्म था। ऑल्दो इसके लिए एक्ट बना है बट लेकिन वो काफ़ी जनरलाइज सा है। तो अभी जो न्यू अधिनियम है वो रेजोल्यूशन ऑफ एविएशन डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन को एड्रेस नहीं करता। एविएशन डिस्प्यूट्स में हमें टेक्निकल, इंटरनेशनल, ट्रीटी रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज़ सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स चाहिए। इंडिया के पास एक डेडिकेटेड एविएशन आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क या इंस्टीट्यूट उस पर्टिकुलर नॉलेज के साथ नहीं है। तो अब हमारे पास आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट है 1996 का पर वो काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज सा है। अब जो आर्बिट्रेशन सेंटर्स भी हैं हमारे डायाक या MCIA, उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं मिला है अभी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, क्योंकि या तो उनके पास एक्सपर्टीज़ कम है और उन पे ग्लोबल ट्रस्ट अभी नहीं आया है। जो इंडिया की एविएशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो अभी भी ओवरसीज़ हब यानी कि सिंगापुर, लंदन, पेरिस ऐसी जगह पर ही सेटल हो रहे हैं। उसके कारण हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। लोगों का एक तो ट्रस्ट जा रहा है, इंडिया के लीगल प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूशंस का रेवेन्यू भी लॉस हो रहा है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जा रहा है हमारे पे से। फिर इंडिया मतलब एक परसेप्शन बनती जा रही है कि इंडिया के पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही न्यूट्रल हाई वैल्यू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कोई सिस्टम है। रिकमेंडेशंस क्या हैं इंडिया के लिए कि इंडिया को एक स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए जहाँ पे एविएशन फोकस्ड आर्बिट्रेशन पैनल्स को मतलब एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग दी जाए या उनके बारे में प्रॉपर उनको गाइडेंस हो कि इंटरनेशनल लॉ का पता हो, एविएशन रेगुलेशंस का पता हो और टेक्नोलॉजी का। लॉ स्कूल की इसमें इन्वॉल्वमेंट करी जा सकती है। हम इनकरेज कर सकते हैं कि वो ऐसे एक्सपर्टीज़ और ट्रेंड लोगों प्रोफेशनल्स को बनाएं। अडॉप्ट करें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे कि हम बाकियों से सीखकर हमारी स्ट्रैटेजीज अलाइन कर सकते हैं। सिंगापुर और यूके से सीख सकते हैं आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क्स के लिए। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट्स, मिनिमाइज करें जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। तो कंक्लूजन यही है कि बेसिकली हमने एक अच्छा स्टेप लिया है पर फिर भी हम जहाँ लैग कर रहे हैं जैसे आर्बिट्रेशन रिफॉर्म में, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। उससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे compete कर पाएंगे। शेपिंग अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, इस आर्टिकल में हम क्या बात करते हैं? ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड प्रिपेयरनेस। तो हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखी, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स देखा। तो उन सब से हमें पता चलता है कि कैसे इंडिया की वर्कफोर्स जो है अभी प्रॉपरली रेडी नहीं है फ्यूचर के लिए। मतलब बेसिकली हम उसी की असेसमेंट इस पूरे आर्टिकल में देखते हैं कि ग्लोबल वर्कफोर्स ट्रेंड्स बाय 2030। तो
अब मेजर ड्राइवर्स क्या रहेंगे? क्लाइमेट चेंज है, जैसे ग्रीन ट्रांजिशन है, देन डिजिटल एक्सेस, टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हम देख रहे हैं, तो इन सब से ही गवर्न होगा। अब कुछ 60% जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें लगता है कि वो मेजर ड्राइवर्स हैं, 50% एम्प्लॉयर्स को ऐसा लगता है कि मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे भी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट या फिर जॉब्स की रिप्लेसमेंट लेके चलेगा वो वैसे वैसे चलेंगे। तो जॉब मार्केट का आउटलुक क्या है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अगर हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज को देखें तो 170 मिलियन न्यू जॉब्स प्रोजेक्टेड हैं और 92 मिलियन जॉब्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। स्किल डिमांड्स एंड वर्कफोर्स ट्रेनिंग, तो 59% वर्कर्स को एनालिटिकल थिंकिंग, रेजिलियंस, टेक लिटरेसी इन सब की ज़रूरत होगी। तो एआई इंजीनियर्स, बिग डेटा स्पेशलिस्ट ऐसे रोल्स इम्प्रूव करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी और ये सब चीज़ें वैसे हैं मतलब प्रॉपरली ना, अगर हम चाहते हैं कि इनोवेशन आए, एनालिटिकल स्किल्स प्रॉपर हो, मतलब अ, किसी की लर्निंग पावर बढ़े, तो वो सब प्रॉपर लाइफस्टाइल से ही आएंगे, प्रॉपर स्लीप से ही आएंगे, हसल कल्चर से नहीं हम सब कुछ कर पाएंगे। इंडिया स्ट्रेंथ एंड गैप्स अकॉर्डिंग टू क्यूएस इंडेक्स, सेकंड ग्लोबली हम एआई में है। ग्रीन स्किल प्रिपेयरनेस है, इंडिया का जो फ्यूचर ऑफ वर्क में 99.1 स्कोर है। इसका मतलब इंडिया की कैपेबिलिटीज़ इसमें तो अच्छी है कि वो इमर्जिंग स्किल्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, पर हम अब आइडेंटिफाई करके हम वर्कफोर्स अभी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण हमारी स्किल्स फिट में 59.1 का स्कोर है। वीक एरियाज़ क्या हैं? अकेडमिक रेडीनेस नहीं है इतनी अच्छी है हमारे में। फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी जब लोग अंधाधुंध बस यू नो उसमें लगे हैं कि हसल कल्चर में बेसिकली इन्वॉल्व है। इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी तो तब आएगी ना जब प्रॉपरली किसी के पास टाइम है चीज़ों को सोचने का, लोग एनालाइज कर रहे हैं चीज़ें, सिर्फ रोड लर्निंग और इन सब पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लो R&D इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, तो हमें एक मल्टी प्रोलॉन्ग्ड एजुकेशन की ज़रूरत है जहाँ पे फैकल्टी ट्रेनिंग, करिकुलम इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्ड हो, एक्सेस और सबको मिले। एम्फेसिस किस पे रहना चाहिए? क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो सकती है इसकी? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, देन हैकेथॉन्स, इंक्यूबेटर्स, डिज़ाइन थिंकिंग मॉड्यूल्स। ग्रीन और सस्टेनेबल एजुकेशन, तो हमें ग्रीन करिकुलम बनाने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट लेड इको इनिशिएटिव्स हों, कोर्सेज हों ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ पे, सेंटर्स हों फॉर सस्टेनेबिलिटी रिसर्च, स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री अकेडमिशिया लिंक। तो यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना चाहिए? को क्रिएट करें करिकुला विद इंडस्ट्री, इंटर्नशिप्स ऑफर करें, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दें, इंडस्ट्री सपोर्ट मिले वाया मेंटरशिप, रियल टाइम जॉब मार्केट इंसाइट्स, फंडिंग, स्किल सेंटर्स, फैकल्टी डेवलपमेंट एंड ग्लोबल एक्सपोजर्स। तो वर्कशॉप, सर्टिफिकेशंस, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों ताकि फैकल्टी भी और चीज़ें सीखे, वो भी सिर्फ इस पे फोकस ना करे कि बच्चे बस कुछ मतलब रियलाइज़ किया, बस रिसर्च पेपर जैसे लिख दिया, सिर्फ नहीं, खुद सोचें, खुद इनोवेट करें चीज़ें, उससे करें। जैसे हमने पहले भी एक जब आर्टिकल डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो इंडिया में रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं वो ज़्यादातर क्या हैं कि पिछले रिसर्च पेपर्स देखे, उनको पढ़ा, प्रॉपरली लिख दिया और उनकी क्वालिटी बहुत कम होती है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट में, इनोवेशन, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉल टू एक्शन, तो इंडिया का बेसिकली जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको एक शिफ्ट चाहिए टू स्टे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, उसको इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, जो फ्यूचर स्किल्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।